चलिए प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए मुखमंडल पे लगाएंगे। ऊष्मा को महसूस करते हुए धीरे धीरे टिमटिमाते हुए अपने नेत्र खोलेंगे। यस, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया। उसमें हमने योगा की एटिमोलॉजी, डेफिनेशंस देखी, ऑब्जेक्टिव एंड मिसकंसेप्शंस, देन इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, देन 1.3 ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू सांख्य एंड योग दर्शना, देन 1.4 लाइफ स्केचेस एंड टीचिंग्स ऑफ योगा मास्टर्स महर्षि रमन, अरबिंदो, श्री विवेकानंद जी एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी. Then 1.5 principles of yoga and practices of healthy living. 1.6 Gyan Yoga, 1.7 Bhakti Yoga, 1.8 Karma Yoga. Now we are studying 1.9 Concept and Principles of Sukshma Vyayam, Sthul Vyayam, Surya Namaskar and their significance in योग साधना. ओके, तो कल हमने सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम जो देखे थे उसके बारे में यस कौन बताएगा? चारू जी आपको तो नहीं बोलना है। सिम्मी जी आप बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? सूक्ष्म व्यायाम तो मैम वो ना फिंगर क्या बताइए। रिवीजन नहीं किया आपने? कल वाला मैम रिवीजन नहीं किए, हम वो तैयारी में लगे थे। आज आप बोले थे ना वो तो वो आया भी नहीं, आपका वीडियो तो नहीं आया, सबका आया है। ओ अच्छा मैम, कहाँ भेजना था? मेरे पास रेडी है, कहाँ भेजना था? हम भेज दे रहे हैं। पर्सनली मेरे नंबर पे भेजना था। ओके चलिए ओके क्लास के बाद भेज दीजिए। क्या रेडी किया था आपने? ये महर्षि रमन और स्वामी विवेकानंद, इनके है ना जी लगाया कीजिए आगे, थिंकर्स के आगे। महर्षि रमन जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो आप अभी भेज देना। अब हम तो थोड़ा सा देखिए, रिवीजन जरूरी होता है ना। सूक्ष्म और स्थूल का डिफरेंस याद तो होगा ना, क्लास में पढ़ा था। क्या डिफरेंस है? सूक्ष्म देखिए, अब बॉडी भी हमने 3 शरीर पढ़े थे ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। यस मैम। तो क्या डिफरेंस है स्थूल और सूक्ष्म वर्ड में? क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर तो होगा, अलग अलग नाम रखे हैं तो। स्थूल शरीर मैम जैसे पृथ्वी। अच्छा, आप एक बार म्यूट कीजिए। रेणु जी आप बताएंगे। कल हमने सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम पढ़े थे, तो उन दोनों के बीच क्या अंतर है? अगर वो भी याद ना हो तो स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर है? अगर वो शरीर भी पढ़ा है हमने तो क्या डिफरेंस है? मैम सूक्ष्म व्यायाम है छोटा, छोटी छोटी नसों को, जैसे उंगलियों को, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब एक्टिव करना। सारी जो नस नाड़ियां है ना, उनका ब्लॉकेज खुलता है जी। और स्थूल का है मैम पूरी शरीर का। सिम्मी जी ऐसे इतना सा भी बोलते तो समझ में आ जाता ना। हाँ देखिए, एक्सप्रेस करना जरूरी है ना। वाइवा में क्या करोगे आप रिटर्न में अच्छा करके आ गए और वाइवा में अच्छा नहीं बोला तो एग्जामिनर्स क्या डाउट करेंगे कि ये इज इट पॉसिबल कि अगर किसी का रिटर्न अच्छा गया और वाइवा में वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो ये आगे क्या योग सिखाएंगे? क्योंकि क्लास तो लेनी ही है, दोनों लेनी होती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। अब आप लोगों की भी प्रैक्टिकल लेनी है ना हमें, तो हम दोनों तरफ से बैलेंस करके चलेंगे चीज़ों को, तभी हो पाएगा। अभी मैंने आपको वो सैंपल कल भेजा था, सबको पीडीएफ रेडी करना है,
उसमें भी आप लोग कमांड्स दोगे तब कोई क्लास ले पाओगे ना, तो वो फोटोज दिखनी चाहिए, नहीं तो कौन आएगा हमारे पास। तो आप ये मान के चलिए आपका लेवल 1 हो चुका है। अगर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को इंस्ट्रक्टर मान के चलना है आपको। तो एक बार क्विक रिवीजन लेंगे हम। नाड़ियों की शुद्धि, शरीर की तैयारी, साधना की ये पहली सीढ़ी होता है। आचार्य धीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी ने, हाँ रेणु जी बोलिए। नहीं मैम, वो गलती से क्लिक हो गया। धीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी ने किया था। इनके गुरु कार्तिकेय जी महाराज थे। 48 अभ्यासों का समूह है, 3 भागों में विभाजित है, 16 16 16। सूक्ष्म का अर्थ छोटा और सरल, और नाड़ी तंत्र को शुद्ध करते हैं। जो भी ब्लॉकेज होते हैं, अवरुद्ध शब्द याद ना रहे तो आप अपने नोट्स में ब्लॉक लिखिए। ब्लॉकेज जो भी आर्टरीज, वेन्स है, उनको ये खोलते हैं और वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली फ्लो होता है और आगे के आसन के अभ्यास के लिए हमारा शरीर तैयार होता है। अब कल इसके ऊपर सब लोग कॉमन सब इसी पे करके आएंगे, ठीक है। सबको कल सूक्ष्म व्यायाम पे बोलना है। 1 मिनट का आप वीडियो भेजेंगे और यहाँ आते ही पहले 1 मिनट में ब्रीफ करके सबको सुना देना है। फिर मैं सब जब प्रेजेंट होंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर से ही सुनूंगी सबसे। चारुल जी आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा, रिकवर होते ही पहले आपको सुनाना रहेगा। गॉट इट। चलिए स्थूल व्यायाम देख लेंगे। वार्म अप करने के लिए है ये पूरे शरीर की, जैसे जो सूक्ष्म है वो तो छोटी छोटी नस नाड़ियों पे काम करते हैं, और स्थूल क्या करता है, पूरी बॉडी की जो मसल्स है उनको एक्टिव बनाता है, वार्म अप करता है, वेट लॉस में हेल्पफुल है, डाइजेशन एंड ब्रीदिंग को स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, सशक्त बनाता है, शक्ति देता है। बॉडी में फुर्ती आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, संतुलित होता है, और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन भी संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। और खेल, दौड़, अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए शरीर को तैयार करता है। अब हम रेणु जी आप एक बार म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब हम देखेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार शरीर, श्वास और चेतना को एक सूत्र में बांधने वाला संपूर्ण साधना क्रम है। संपूर्ण शब्द लगाया मतलब एक कंप्लीट पैकेज है। ऐसा नहीं मान सकते कि सूर्य नमस्कार से केवल बॉडीली डेवलपमेंट होगा या केवल मेंटल ही होगा। ऑल राउंड सारा कुछ डेवलपमेंट होगा, हर डायमेंशन में होगा, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सब कुछ बैलेंस होगा। तो ये शरीर को, श्वास को, क्योंकि इसमें हर आसन पे कहीं पे ब्रीथ ली जाती है, कहीं छोड़ी जाती है, 7वें नंबर पे होल्ड की जाती है, वो पूरा आपको आज समझाएंगे, बताएंगे। तो सूर्य नमस्कार सबको आता होगा ये अज्यूम, लेकिन कई लोग कभी ब्रीदिंग की गलती करते हैं, कई लोग मंत्र प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं, कई लोगों को ये नहीं पता कौन सा वहां बंद लगेगा। तो वो सारी चीजें आपको आज पता लगेंगी। सूर्य नमस्कार की परंपरा कब से चली आ रही है? वैदिक काल से। इस पे बिल्कुल वाइवा में प्रश्न पूछा जाता है, तैयार रहिए। ऐसे पूछा जाएगा सूर्य नमस्कार का उल्लेख किस ग्रंथ में है? अब आप क्या बोलोगे? आपके हठ प्रदीपिका है, योग सूत्र है, घिरण संहिता है, इतनी सारी बुक्स कोर्स में है, लेकिन आप ये बोलोगे कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ में सूर्य नमस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बस वैदिक काल से चला आ रहा है, लेकिन ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। और एक शब्द है पुनर्जीवित, ये शब्द दिख रहा है पुनर्जीवित। जैसे योग भारत में आज के 30 इयर्स पहले मैं कहूंगी किसी की ज्यादा हैबिट में नहीं था। जब से रामदेव जी बाबा ने आस्था चैनल पे और अलग अलग चैनल्स पे जब ये स्टार्ट किया, तब से वो आया एक फैशन में, रूटीन में। तो उन्होंने इसको नया, वो खुद कहते हैं अपने कैंप्स में कि भाई मैंने थोड़ी बनाया ये आसन प्राणायाम, ये तो मैंने इसको बस यहाँ मंच पे लाने का काम किया, पुनर्जीवित किया है, लोगों में लोगों को कनेक्ट किया है उससे। बाकी है हमारी वैदिक परंपरा ये। तो बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर एक जगह है बिहार में, वहां पे ये एक बड़ा सा एक यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, एक ऐसा स्थान है
जहाँ योग के विषय में बहुत अच्छी रिसर्च होती है, साधना होती है, वहां पे स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने इसको पुनर्जीवित करके लोकप्रिय फेमस और आधुनिक काल मतलब इस मॉडर्न एज में। ठीक है, तो अब अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, एक लाइन में आंसर देना है, बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। वैदिक काल से चला आ रहा है, किसी भी यौगिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने इसे पुनर्जीवित किया, लोकप्रिय बनाया। अब आपसे अगर ये पूछ ले वाइवा में क्या चंद्र नमस्कार भी होता है, तो घबरा मत जाना, मुझसे भी पूछा था, तो आप बोल दीजिए होता है, लेकिन सूर्य नमस्कार ज्यादा लोकप्रिय है। फिर बोले ऐसा क्यों, तो कह देना सूर्य सर्वशक्तिमान है, चंद्रमा स्वयं सूर्य से शक्ति लेते हैं। इस तरह से कोई भी ऐसा आंसर देना जिसपे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, और नहीं कुछ समझ आए तो सिंपल सा कह देना कि मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है, आप कुछ और पूछ लीजिए। पोलाइटली वाइवा में इस तरह से बोल देना, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, इरिटेट नहीं करना है एग्जामिनर्स को, बहुत इजी उनसे डील करना है। बाकी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, खुद मुझसे लेवल 1 में ही पूछ लिया गया था, तो मैंने भी इस तरह ट्रिक वाला बड़ा अच्छा सा आंसर दे दिया था, तो बड़े सेटिस्फाइड हो गए थे एग्जामिनर्स। अब हम आएंगे, कितने आसन होते हैं, 12 आसन होते हैं। सूर्य की 12 राशियां हैं, 7 अश्व हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव जिस रथ में बैठ के आते हैं उसमें 7 सफेद घोड़े जुते हुए हैं, उनके आगे एक सारथी, रथ को जो चलाते हैं सारथी होते हैं ना, उनका नाम आरुणी है। सूर्य भगवान के रथ को जो चलाते हैं उन सारथी का नाम आरुणी है। तो 12 राशियों को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 आसन, 7 अश्व है और मुख्य 7 आसन है। तो आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप एक बार ये निषेध वाला पॉइंट देख लें कि किसे नहीं करना है। ठीक है, अगर हाल ही में किसी की सर्जरी हुई है तो सूर्य नमस्कार आप नहीं करवाएंगे। लगभग मेजर सर्जरी है 6 महीने तक नहीं करवाएंगे, कोई छोटी मोटी सर्जरी है 3 महीने, बिल्कुल नहीं करवाना है। वात पित्त दोष बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा हुआ है किसी के शरीर में, वायु बहुत बढ़ी हुई है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है, नहीं करवाएंगे। बीपी हाई रहता है, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी एंड मेंसेस तो हर जगह कनेक्ट कर ही लेना आप, प्रेगनेंसी एंड मेंसेस में तो ऐसी चीजें बिल्कुल अवॉइड होती है। गले की समस्या है, थायराइड का कोई मेजर इशू है, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी स्ट्रेचिंग होती है, जानते हैं ना, कहीं पे पूरी ऊपर की तरफ जाती है, कभी चिन लॉक होती है चेस्ट से, तो बिल्कुल भी थायराइड वालों को, जिन्हें ओ मैम थायराइड वाले को नहीं करना है। गंभीर शब्द मतलब कुछ गंभीर, हल्की फुल्की थायराइड है वो क्योर के लिए आए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करवाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, फिर स्थूल व्यायाम, फिर आपको लगेगा इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कर सकते हैं। बीपी वगैरह नॉर्मल है, नीचे झुकने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, एज उनकी 30-35 है। 40 तक आते आते महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं करवाना है, क्योंकि लेडीज की बॉडी जो होती है थोड़ी डेलिकेट होती है। 40 तक आते आते कुछ समस्याएं उनको होने लगती है। 40 प्लस में लेडीज को कुछ भी टिपिकल नहीं करवाना है। अगर वो हैबिचुअल है, लाइक आई एम डूइंग योगासना फॉर लास्ट 25 ईयर्स, तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन जिनको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, आपके पास वो अभी रिसेंटली आए हैं सीखने, तो आप 1 हफ्ते 10 दिन उनको ऑब्जर्व करेंगे सूक्ष्म व्यायाम करवा के। अगर लगे ये कंफर्टेबल है, इनको बीपी का इशू नहीं है, तब आप सूर्य नमस्कार करवाएंगे। ठीक है, अत्यधिक कमजोरी या लंबी बीमारी, अब कोई अंडरवेट है, करवाना ही नहीं है बिल्कुल। कोई लंबी बीमारी है, टाइफाइड से उठ के कोई आया है, तो बिल्कुल भी नहीं करवाना है। लंबे समय से कोई बुखार चल रहा है, हर्निया में बिल्कुल नहीं करवाना है। हार्ट सर्जरी किसी की हुई है तो 1 साल तक अवॉइड करेंगे। अब सूर्य नमस्कार का समग्र स्वरूप, एक कंप्लीट पैकेज कैसे मानते हैं इसको, वो देखिए आप। सूर्य नमस्कार केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक पूर्ण साधना पैकेज है जिसमें सम्मिलित है। देखिए, एक शब्द है साधना पैकेज, एक कंप्लीट पैकेज। पैकेज होता है ना, इसमें सारी कुछ चीजें इंक्लूडेड हो जाती है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं तो आसन भी हो रहा है उसमें,
प्राणायाम भी हो रहा है क्योंकि प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करवाया जाता है, श्वास के साथ। मुद्राएं भी उसमें लग रही है, बंध भी उसमें लग रहे हैं, और साथ ही ध्यान और मंत्र भी उसमें हो रहा है, मंत्र के सहित करवाया जाता है। मंत्र बोलेंगे, आंखें बंद करके पूरा फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो ध्यान भी वहीं हो जाएगा। अब आप देखेंगे कहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहला जो है उसका नाम है प्रणाम आसन। इस तरह से जब हाथ जोड़े जाते हैं ना, उसे प्रणाम आसन कहते हैं। तो इसको करते समय ओम मित्राय नमः का जाप किया जाता है। यहाँ ध्यान कहाँ करना है? अनाहत चक्र पे। कल आपको ग्रुप में एक फोटो भेजी गई थी, उसमें हमारे षट चक्र के नाम और पोजीशन बताई गई थी। सबने देख ली? कोई डाउट तो नहीं है अब चक्र के बारे में? जगह पता लग गई प्रॉपरली? कंफर्म? सिम्मी जी, आपका कंफर्मेशन नहीं मिल रहा मुझे। डाउट है अभी चक्र के बारे में? अनम्यूट करके बोलिए। नहीं मैम, डाउट नहीं है। तो अभी सारे समझ जाओगे ये यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है, किस चक्र पे ध्यान होगा। अच्छा, आपको आता है? कभी सूर्य नमस्कार किया है आपने? हाँ मैम। फिर ठीक है, स्टेप्स पता है ना, तो फिर डाउट नहीं होगा ज्यादा। रेनू जी, आपको पता है सूर्य नमस्कार के स्टेप्स? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सब समझ लेंगे इसे। तो अनाहत चक्र पे अब आप सिंपल ऐसे याद रखिए कि जब हाथ जोड़े हैं और हमारी चेस्ट के सेंटर में हमने रखा है, तो यहाँ अनाहत चक्र है सेंटर में, तो यहाँ रखा है, तो ये अनाहत को कनेक्ट कर रहा है। अब आपको इस समय क्या करना है? ब्रीदिंग को, अब श्वास की पोजीशन देखिए, कॉलम ऐसे बनाए ना, तो यहाँ पे आपकी श्वास सामान्य है, नॉर्मल। हाथ आपको ऊपर से इस तरह से लेके आना है, ठीक है। अब हस्त उत्तानासन मतलब हाथों को रेज्ड आर्म्स पोज। तो रवैये नमः, इसके आगे सब मंत्रों के आगे ओम जरूर लगा लेना, ओम के बिना मंत्र नहीं बोलने हैं। तो यहाँ विशुद्धि चक्र, अब देखिए पूरी गर्दन स्ट्रेच होगी ना, जब आपने हाथ पीछे की तरफ ले गए तो गर्दन भी स्ट्रेच हुई, तो ये विशुद्धि चक्र को खिंचाव दे रहा है, इसलिए विशुद्धि पे ध्यान रहेगा। श्वास अंदर लेनी है। अब श्वास अंदर ली तो एक प्राणायाम हो गया ऑटोमेटिकली, और कंठ को स्ट्रेच किया तो मुद्रा बन गई आपकी, बंध लग गया आपका। जालंधर बंध लगता है ना, वो पीछे भी लगता है। अब पाद हस्तासन, तो श्वास छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए नीचे झुकना है, और ध्यान कहाँ रहेगा? स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार से ऊपर जो सेकंड नंबर का चक्र है ना, वहां पे ध्यान रहेगा। अब आप जब भी करो, कल प्रैक्टिस करके देखना मॉर्निंग में, तो इन चक्रास पे फोकस करके जब करोगे ना, हम तो करवाएंगे प्रैक्टिकल क्लासेस जब करवाएंगे, बट आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में भी चक्र पे ध्यान रखते हुए प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करना है। फिर है अश्व संचालनासन, उसमें ओम भानवे नमः का जाप होगा और आज्ञा चक्र पे ध्यान रहेगा, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है, आज्ञा चक्र पे ध्यान, श्वास अंदर लेनी है। माउंटेन पोज जब करेंगे, पर्वतासन खगाय नमः, विशुद्धि चक्र पे ध्यान रहेगा यहाँ, ठीक है। इसमें चिन्ह लॉक होती है ना, तो विशुद्धि चक्र पे ध्यान, इसमें श्वास बाहर छोड़नी है, बहिर्कुंभक में करना है। फिर अष्टांग नमस्कार में आए आप, तो पूषणे नमः का जाप किया, मणिपुर चक्र पे ध्यान है। यहाँ आपको श्वास रोक के रखनी है। ब्रीदिंग देखिए बिल्कुल ऐसे चल रही है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, यहाँ आके रोकने की बात है। अष्टांग नमस्कार में आप रोक के रखेंगे, और फिर अब आप श्वास अंदर लेंगे जब आप भुजंगासन करेंगे। तो भुजंगासन तो नॉर्मली हम डेली करते ही है ना, कोबरा पोज, तो उसमें तो इनहेल करते हुए ही ऊपर जाना है। तो ओम हिरण्यगर्भाय नमः और स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान रहेगा। पर्वतासन करेंगे, ओम मरीचये नमः, यहाँ विशुद्धि चक्र पे ध्यान रहेगा, श्वास को बाहर छोड़ देना है। अश्व संचलन करेंगे फिर से, तो ओम आदित्याय नमः, आज्ञा चक्र पे ध्यान है, और यहाँ आपको श्वास अंदर लेनी है। ये पूरा आप जो चार्ट है, इसको जब ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल का जो सीक्वेंस चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और चक्र तो आपको ये ऐसे याद नहीं होंगे और ऐसे रटना भी नहीं है, इसको प्रैक्टिकली करके देखना है और क्रैम करना है कि मैंने पढ़ा था इस समय, इस पे ध्यान लाना है,
तो अपने आप आपको 2-3 दिन में लर्न हो जाएगा। यहाँ रटने की चीजें नहीं चलती है, यहाँ समझ से काम लेना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है। अष्टांग नमस्कार जब किया था, श्वास को रोका था ना, भुजंगासन किया तो अंदर ली, फिर वापस पर्वतासन करेंगे तो बाहर छोड़ेंगे। अब आपको यहाँ लर्न करने का केवल मंत्र लर्न करने हैं, चक्रास सेम रहेंगे। वही पर्वतासन किया, चिन्ह लॉक हुई तो विशुद्धि चक्र हो गया। अश्व संचलन, गर्दन ऊपर है, आज्ञा चक्र पे ध्यान जाएगा। पाद हस्तासन, जब नीचे आएंगे स्वाधिष्ठान चक्र पे। हस्त उत्तानासन करेंगे, गर्दन पूरी पीछे की तरफ स्ट्रेच हुई है तो विशुद्धि चक्र। और फिर प्रणामासन में वापस अनाहत चक्र पे, हाथ जब यहाँ रखा तो अनाहत चक्र पे आ गए। अब बताइए सूर्य नमस्कार में किसी को क्या समस्या आई अभी तक जो पढ़ा, जो कंटेंट हमने पढ़ा? अगर आपको कहे 1 मिनट 30 सेकंड में सूर्य नमस्कार पे बोलना है तो बोल सकते हैं? ये सारी बातें बोल सकते हैं ना कि कहाँ इसका उल्लेख है? तो किसी भी ग्रंथ में नहीं है, वैदिक काल से चला आ रहा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर के सत्यानंद जी सरस्वती जी ने पुनर्जीवित किया और एक पूर्ण साधना पैकेज है जिसमें ये 6 चीजें होती हैं। उन 6 का नाम बोलेंगे। मंत्र बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे, ऐसे याद नहीं होते हैं, कोई नेमोनिक बना के याद करो, ठीक है? नेमोनिक जानते हो ना, कई बार हम ऐसी जो फर्स्ट वर्ड लेके कुछ लाइनें बना लेते हैं वैसे। तो सूर्य नमस्कार का नेमोनिक बताऊं आपको? म रे मरे, स भ सब, ख पे खपे, हम हम, आ स अ भ आस अब। फर्स्ट वर्ड याद करके एक नेमोनिक लर्न कर लो, अपने आप मंत्र लर्न हो जाएगा। चक्र प्रैक्टिस करके आएंगे, चक्र रटे नहीं जा सकते हैं। ब्रीदिंग करोगे अपने आप, उस समय ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ये सब फॉलो करोगे, समझ में आ जाएगा। ये पूरा पैकेज हो गया सूर्य नमस्कार का। मैम होल्ड एक ही बार होता है अष्टांग के टाइम में? बिल्कुल एक ही टाइम, इनहेल एक्सेल, बिल्कुल बस उस समय। और इनहेल भी ऐसा है कि अप डायरेक्शन में इनहेल, डाउन डायरेक्शन में एक्सेल? बस तो ये आप जब कल करोगे ना सुबह, तब आप ये सब फॉलो करके देखना। इसको आज रिकॉर्डिंग देख के नोट्स रात को लिख लेना, करते समय उसको सामने रखना, तो आपको कल एक नया अच्छा फील होगा कि मतलब आज मैंने ब्रीदिंग के साथ किया, कितना अच्छा लग रहा है। फिर आपका ध्यान लगने लगेगा। आप लोग जो कहते हो ना विचार ज्यादा आते हैं, प्राणायाम के समय आते हैं, तो ये है ना, इससे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये अश्व संचलन में भी मैम इनहेल होगा ना? हाँ, अश्व संचलन में होगा और उस समय आज्ञा चक्र पे ध्यान जाएगा। तो इसको थोड़ी सी समझ के साथ प्रैक्टिकल करके देखना कल, और किसे नहीं करना है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? जो एक लाइन में बोले तो जो पूर्णतः फिट हो उसको करवाओ। आपके पास 35 इयर्स की लेडी आई है लेकिन उसको बीपी हाई रहता है तो आप नहीं करवाएंगे। एज कम है लेकिन कई लोगों को कम एज में भी डायबिटीज बीपी हो जाता है, नहीं करवाएंगे। और कोई 55 इयर्स की आई है या मेल है, फीमेल है, जो भी है, लेकिन वो कंप्लीटली फिट है, वो बोलते हैं हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं, हम कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई तकलीफ नहीं है और बॉडी फ्लेक्सिबल है और कई सालों से हम योग कर रहे हैं, तो आप आराम से करवाइए उनको सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार किसे करवाना है? जो पूर्णतया फिट हो, पूरी तरह से स्वस्थ हो, उसे करवाएं। जो फिट नहीं है उसे नहीं करवाएं। तो ये चार्ट है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस पे आप नोट्स बना लेंगे और इसी तरह टेबुलर फॉर्म में बनाएं या जैसे भी बनाएं, ये आपकी सुविधा पे है। षटकर्म हम एक पीपीटी के थ्रू पढ़ चुके थे, हमने इमेजेस भी देखी, याद है सबको? याद है ना? षटकर्म हमने एक दिन क्लास में किए थे, काफी अच्छी चर्चा उस पे हुई थी। हाँ बोलिए रेणु जी। मैं ये बोल रही हूँ, षटकर्म पूरा ठीक है, याद आ गया ना, अच्छे से हो गया था। तो मैं इसको थोड़ी सी बहुत स्पीड से लूंगी, मैं इसको ऑमिट नहीं कर रही, छोड़ नहीं रही। 1.10 है ये, छोड़ना नहीं है, बट मैं इसको स्पीडली करवाऊंगी। तो षट प्लस कर्म यानी षटकर्म, शरीर की शुद्धि के लिए किए जाने वाले 6 विशेष यौगिक कर्म। तो काम क्या करते हैं ये? शरीर के भीतर जमे विकार, विषाक्त तत्व यानी टॉक्सिन्स को निकालते हैं। एक शब्द में बोले बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और दोषों को दूर करने के लिए शरीर को योग साधना के योग्य बनाते हैं। शरीर
योग साधना में सक्षम कब होगा? जब डिटॉक्स होगी बॉडी। तो घेरण संहिता में पहला अध्याय है, 12वें नंबर का श्लोक है, ये आप पढ़ चुके हैं श्लोक, उस दिन पढ़ा था हमने अच्छी तरह। और इसको हमने हठयोग प्रदीपिका से कंपेयर किया था। हठयोग प्रदीपिका में दूसरे अध्याय का 22वां नंबर है। बस ये अंतर याद रख लेना। इसकी सीक्वेंस में अंतर है, ध्यान से देखेंगे। पहले ये वाला देखिए, धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। यहाँ प्रचक्षते आया है और यहाँ समाचरित आया है। समाचरित यानी आचरण करना चाहिए। यहाँ सीक्वेंस है, नौली कहते हैं इसे, और नौली है 5वें नंबर पे, कपाल भाती है 6ठे नंबर पे। यहाँ है नौली पहले आ गया और यहाँ इसके लिए लौली की शब्द आता है। आप ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे तो कई जगह भाल भाती आया कपाल भाती के लिए, कपाल ये भाती चमकना। तो जो षटकर्म करेगा उसका ये हिस्सा बहुत शाइनी होगा, अच्छी चमक होगी, वहां पे एक ग्लो होगा। तो ये कहा गया है कपाल भाती चैतानी। कपाल भाती तो यहाँ भी लास्ट में ही है, लेकिन ये त्राटक और इसकी नौली की, इसकी सीक्वेंस बदल गई है। बस इतना याद रखना है। इतना गंभीर वाइवा में नहीं पूछा जाता है, पर आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। पूरी तैयारी से उतरेंगे। अगर पूछेंगे केवल षटकर्म, श्लोक सुना देना। और प्रेफरेंस किसको दोगे? हठ प्रदीपिका वाले को, उसको लर्न कर लो। घेरंड वाला लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी सीक्वेंस पता रख लो केवल, ठीक है। और एग्जामिनर अगर डीपली पूछे फिर दोनों में क्या अंतर है, तब कहो कि सर थोड़ा सा सीक्वेंस का ये डिफरेंस है, अदरवाइज वही षटकर्म है, ठीक है। तो हठयोग प्रदीपिका वाला श्लोक सब लर्न कर लेंगे। श्लोक का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। अब ग्रंथ हठयोग प्रदीपिका घेरंड आपके कोर्स में है। बस ये 2 प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। क्या होता है षटकर्म करने से? दोषों का शमन होता है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, प्राणायाम में स्थिरता आती है, मन निर्मल और एकाग्र होता है। अब इनका एक टेबुलर फॉर्म में हम देख लें कि क्या बेनिफिट है। तो धौती कर्म अगर करेंगे, धौती कर्म वो देखा था ना, एक बड़ा सा कपड़ा, मैं इसका एक वीडियो भी भेज दूंगी, मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट के वहाँ का है। तो किस तरह से पानी में उसको गुनगुने पानी में रखा और गीला किया, 4 अंगुल चौड़ा होता है और लगभग 22.5 फीट लंबा होता है। सफेद रंगी होता है, मोस्टली पतला होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। पानी में भिगोते हैं और फिर मुंह में पूरा लेते हैं और फिर उसको खींचना शुरू करते हैं। तो जो भी टॉक्सिन्स है, मोस्टली यहाँ जो कफ है और पित्त है, वो उसके साथ पूरा चिपक के निकल के आ जाता है। ये आहार नलिका और पेट की शुद्धि करता है। तो जैसे ही हमने खाना खाया, यहाँ से नीचे उतरा, तो हमारा स्टमक होता है ना, पेट होता है, तो ये यहाँ तक काम करता है, ठीक है। फिर है वस्ती। वस्ती आपने देखी थी, फोटो भी इमेज में दिखाई थी, मैंने उसका एग्जाम्पल भी दिया था, जो आजकल एनीमा चलता है वो है। तो मलाशय की शुद्धि, नीचे जो रेक्टम है वो वहां से ऊपर तक। नेति करेंगे, यहाँ से वो एक तो जल नेति है पॉट के थ्रू, और एक सूत्र डाल के मुंह से खींच के निकालते हैं। तो इससे पूरे नासिका मार्ग की, एक शब्द में बोलो कपाल शोधन। अगर एक शब्द में कोई पूछ लेना नेति का फायदा, तो बोल देना कपाल शोधन होता है। कपाल क्या होता है? ये पूरा एरिया, ENT। तो थ्रॉट, नोज, ईयर, इन सब की शुद्धि। त्राटक क्या है? एक टक किसी को देखना, तो उससे दृष्टि और मन दोनों शुद्ध होते हैं। नौली करने से उदर के अंगों की मालिश होती है, मसाज होती है। कपालभाति श्वसन तंत्र और मस्तिष्क की शुद्धि, श्वास तेजी से बाहर छोड़ी जाती है, फेंकी जाती है। तो जिन्हें कफ की समस्या है वो विशेष रूप से इसे करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी रहती है ये। अब ये देखेंगे धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, ठीक है। अब और गहरे जाएंगे। अब ये आपके लेवल 2 में इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन अगर आप यौगिक ग्रंथों के अनुसार जाएं तो धौती के 4 प्रकार हैं, ठीक है। अंतर्धौती, दंत धौती, हृदय धौती, मूल शोधन।
अब इनको भी यहाँ फिर डिवाइड किया गया है सब पार्ट्स में, तो ये आगे के लेवल्स में आएगा, अभी बहुत डीप नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसा है। वस्ती 2 प्रकार की है, जल स्थल। आपको हमने जल ही बताई है, तो उसमें वो जो एनिमा लेने का प्रोसेस है वो बताया था। नेति, जल और सूत्र ये तो बताई दी, ये याद रखनी है। कपालभाति 3 तरह की है, वात क्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, नहीं करनी है इतनी डीप, ठीक है। अब धौती कर्म देखिए, पेट अन्न नलिका छोटी आंत की शुद्धि की विशेष प्रक्रिया है। तो कहाँ तक जा रहा है, ये भोजन यहाँ से उतरता है ना, वैसे वो धौती हमने जो ली वो यहाँ से उतरी, तो पूरा हमारा जो ये अन्न नलिका है और हमारा स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां तक शुद्धि होती है। तो पतला स्वच्छ कपड़ा लेंगे, उससे ये सफाई की जाएगी। एक तरीका है वमन का, तो हम जल पिएंगे, तो जल को ऐसा लेना है, गुनगुना पानी लेना है। कल मैंने आपको ऊषापान की विधि बताई थी, तो ऊषापान तो रूटीन में रोजाना करना है, 1-1.5 ग्लास जितनी अपनी कैपेसिटी है वो पिएंगे हम। लेकिन वमन में क्या होता है, जल्दी जल्दी लगभग 3-4 ग्लास, जितनी हमारी क्षमता हो। कागासन में बैठना है, सुबह सुबह भूखे पेट करना होता है। जिन्हें भी हाइपर एसिडिटी है, वॉमिट की सेंसेशन आती है एसिडिटी की वजह से, यहाँ जलन रहती है, बर्प्स आती है, बहुत डकारे आती है, गैस वायु बनती है पेट में, पेट फूल जाता है, ब्लॉटिंग की समस्या है, अपच की समस्या है, वो लोग इसे कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें उकड़ू बैठेंगे और वो जल्दी जल्दी सेंधा नमक मिला हुआ गुनगुना पानी पिएंगे और फिर आप वमन कर देंगे, उंगलियां मुंह में डाली गले तक, वॉमिट होगी और वो निकल जाएगा। फिर वो अंत में थोड़ा थोड़ा करके जो पानी निकलेगा, लास्ट में जो पित्त जमा हुआ होगा पीला पीला सा, वो बड़ा कड़वा सा, जब निकल जाएगा तो आपका एकदम से इंटरनल प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी सारी। तो उससे अम्लता यानी एसिडिटी, अम्ल क्या होता है, एसिडिटी, एसिडिटी दूर होती है, अपच में लाभ होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजें जितना कम हो उतना अच्छा है, क्योंकि जब वॉमिट होती है तो हमारे जो स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कभी कभी वो भी निकल जाते हैं, तो फिर हमारा डाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहता और एक ड्राइनेस आ जाती है। हाँ जी बोलिए। हम महीना में एक बार वमन कर सकते हैं? हाँ, महीने में एक बार कर लो। कई लोग जो हर सप्ताह कहते हैं ना, वो नहीं करना है। नेति की कोई रिस्क नहीं है, जल नेति अगर प्रॉपर तरीके से करिए तो कर सकते हो, अगर कफ की समस्या है। अदरवाइज और चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं रिकमेंड करती, मेरा पर्सनल जो अनुभव है। चलिए, दंत धौती, इसमें दांत, जिह्वा और मुख की शुद्धि, सुबह सुबह ब्रश करने के बाद हमें वैसे ब्रश तो करना ही नहीं चाहिए, दातून ही करना चाहिए। अदरवाइज आप नमक हल्दी लेकर उनमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप सरसों का तेल डाल के अपनी इस वाली फिंगर से आप अपने मसूड़ों पे मसाज कीजिए, गम्स पे, तो वो आपकी बड़ी आंत की भी शुद्धि कर देगा। ये मसूड़ों का सीधा रिलेशन हमारी बड़ी आंत से होता है, ठीक है। तो आपको दांत, जिह्वा और मुख की शुद्धि करनी है दंत धौती के द्वारा। तो अच्छी तरह से टंग को रगड़ेंगे, टंग क्लीन करेंगे। अब आएंगे वस्ती कर्म। तो वस्ती कर्म क्या करता है, बड़ी आंत और मलाशय की शुद्धि करता है, ये वो अभ्यास है। जल वस्ती होती है कि वो एनीमा लेना, एनीमा नहीं है वैसे तो, आजकल बना दिया मॉडर्न, पर ये उस शब्द से आप लोग इसको समझ पाएंगे। स्थल वस्ती में क्या होता है, वायु खींची जाती है। जल वस्ती में तो रेक्टम में एक पाइप लगा के पानी छोड़ के और फिर वो एग्जिट किया जाता है। और स्थल में योगी क्या करता है, नीचे से वायु खींचता है। तो ये साधारण लोगों के वश की बात नहीं है, हम लोगों को अभी ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लगेगा। तो आप अगर जलवस्ती करते हैं काफी है, स्थल तक ना जाएं, पर आपको पता होना चाहिए 2 टाइप्स होती है, तो ये भी एक तरीका है। इससे कब्ज दूर होती है, गैस और अपच में लाभ होता है। और जिनको भी वात दोष बहुत ज्यादा है, वायु शरीर में बढ़ी हुई है, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ 3 होते हैं, पता है ना, तो वो अगर बैलेंस्ड है तो फिर हम फिट है। और अगर कोई भी एक एलिमेंट बिगड़ गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो फिर बॉडी इम्बैलेंस होगी, बीमारियां होगी।
नेति कर्म क्या होता है? वही है कि नेजल कैविटी, कपाल शोधन वर्ड बोल दो, ठीक है। जल नेति क्या है? गुनगुने नमकीन जल से नासिका की शुद्धि होती है। सूत्र नेति सूती धागे द्वारा नासिका की शुद्धि। तो इससे सर्दी जुकाम में लाभ होगा, एलर्जी साइनस में राहत, ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। त्राटक में एक बिंदु पर दीपक की लौ हो गई, गंगा जल या जैसे बहती हुई नदी है, चंद्रमा है, तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग करना है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करना है। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। कंसंट्रेशन, जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता आप उनको त्राटक करवा दीजिए, लेकिन डायरेक्ट किसी को बिठा के त्राटक नहीं करवाना है, क्योंकि ऊर्जा जब उठती है संभलती नहीं है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे। आप खुद भी अगर ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सबसे पहले बॉडी क्लींजिंग करेंगे, फिर आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, फिर आप त्राटक का अभ्यास करेंगे ना, तो अच्छा होगा, मन भी लगेगा और उसके फायदे भी मिलेंगे और कोई नुकसान नहीं होगा। ध्यान में स्थिरता आती है, मानसिक चंचलता होता है ना, बैठे क्लास में यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कुछ पता नहीं, अपने ख्यालों की दुनिया में खोए हुए हैं। क्या बनेगा, सुबह दही जमाना है, रात को वो नहीं आया, उसका फोन नहीं आया, ये ऐसा हो गया, वो सब इससे दूर हो जाते हैं त्राटक करने से। नौली पेट की इंटरनल ऑर्गन्स की, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज है। तो बाबा रामदेव जी करते हैं, वो ऐसे खड़े होके और थोड़ा सा झुक के दोनों अपनी ऐसे हथेलियों को घुटनों पे रख के द्रोण मुद्रा लगाते हुए जो पूरा ऐसे घुमा देना। तो इसमें भी ये अलग अलग प्रकार की होती है। जब राइट साइड में की जाती है तो दक्षिण नौली, पूरी मसल्स को जब लेफ्ट में ले जाते हैं तो वाम नौली, जब बीच में लेते हैं तो मध्य नौली कहलाती है वो, और सारी सात तो भ्रमण नौली। तो पूरी इस तरह से अंदर लॉक लगा लेना वो है। और आंतरिक अंगों की मालिश है ये इसके प्रकार हैं। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और डिटॉक्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? किडनीज, लिवर, ये सब। और मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, यानी हमारे अंदर जो नेचुरली पचाने की शक्ति है ना वो अच्छी होती है। कपालभाति क्या है? तीव्र गति से श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, उससे लंग्स शुद्ध होते हैं, माइंड एक्टिवेट होता है, कफ दोष का नाश होता है और रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है। अब आपने बॉडी डिटॉक्स करवा दी, अब आप योगासन करवा सकते हैं किसी को भी। तो योगासन क्या होते हैं ये देखेंगे हम। आसन शब्द संस्कृत के धातु अस शब्द से बना है। अस यानी बैठना या स्थिर होना, स्टेबल। अब दो अर्थ है आसन के भी। एक तो जिस स्थिति में बैठा जाता है, जैसे भोजन करके हम पद्मासन में बैठ जाते हैं, साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो हम पद्मासन, सिद्धासन लगाते हैं। एक है जिसके ऊपर बैठा जाता है, ये कहते हैं ना कि भूमि पे मत बैठिए। हमारी जो मूलाधार के वहां कुंडलिनी शक्ति है वो सोई हुई है, लेकिन हम साधना करेंगे वो जागेगी। तो वहां जो ऊर्जा जनरेट होगी वो सीधी भूमि में चली जाती है, इसलिए आसन लगाना बहुत जरूरी है। और आसन भी कोई छोटा मोटा ऐसे कपड़ा लेके नहीं लगाना है। अगर आप कुशा अवेलेबल है तो वो लेंगे, कुश का आसन। वो उपलब्ध नहीं है, किसी को मृग चर्म मिल जाए अगर, या व्याघ्र की चर्म मिल जाए, वो भी अवेलेबल नहीं है, आसानी से नहीं मिलती है, तो कंबल का आसन बेस्ट है। कंबल के आसन पे बैठ के करेंगे ताकि भूमि में ऊर्जा नहीं जाए। सफेद रंग का आसन लेंगे तो शांति मिलेगी। कोई आपकी मनोकामना है, कोई संकल्प है, तो आप लाल रंग के आसन पे बैठिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो ये चीजें इतनी मैटर करती है ना, एक स्थान, एक जगह, एक समय, वो सब मैटर करता है। ये नहीं एक दिन ड्राइंग रूम में बैठ के आसन पे बैठे प्राणायाम ध्यान कर लिया, अगले दिन किचन में ही बैठ गए, तीसरे दिन लॉन में चले गए, चौथे दिन छत पे चले गए। आज सुबह कर लिया, कल दिन में करेंगे, परसों शाम को। एक स्थान, एक समय और गोपनीयता, पब्लिकली नहीं करनी है चीजें। आप जितना हो अकेले में अभ्यास कीजिए और किसी के सामने प्रदर्शन मत कीजिए, तब सिद्धियां मिलती है। सिद्धियों का मतलब अभी कोई मैं बड़ी सिद्धि की बात नहीं कर रही। हमारा जो मेन एम है, फोकस करें, शांत रहें, अच्छा जीवन जिए, सुंदर जीवन जिए।
तो ये सब आपने देखा कि जिस वस्तु पे बैठा जाता है वो आसन है और जिस स्थिति में बैठा जाता है वो आसन है। ये दो टाइप हो गए। अब महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, जो दूसरा अध्याय है उनका, उसमें 46वां श्लोक है, स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर है, सुखदाई है, वही आसन है, जिसमें शरीर स्थिर और सुखपूर्वक स्थित हो, वही आसन है। स्थिर मतलब स्टेबल, ये नहीं अभी ऐसे बैठे हैं, थोड़ी देर में ऐसे हो गए, थोड़ी देर में यूं हो गए। मैं भी डेली क्लास ले रही हूँ, आप देखते होंगे, 1 घंटा बैठना है, आप मुझे पद्मासन में बिठा दीजिए, आप मुझे वज्रासन में बिठा दीजिए, 45 मिनट्स फ्रीक्वेंटली आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई आसना। तो इतनी हमारी सिद्धि होनी चाहिए। और ये नहीं पाँव सो गया, पाँव में भारीपन आ गया, झनझन करने लग गया, जैसे चींटियां चल रही है, ऐसे फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी अभी आसन के ऊपर कोई सिद्धि नहीं है, तो आपको उसे सिद्ध करना है पहले। तो योगासन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये शरीर, श्वास और मन की संतुलित स्थिति है। अब आसनों का विभाजन करेंगे। अब आज आपका एक होमवर्क रहेगा कि यहाँ आसन के बारे में पढ़ने के बाद आप अपना सिलेबस उठाएंगे और उसमें आप अंडरलाइन करेंगे कि 3 कैटेगरी है। पहले तो 3 कैटेगरी समझेंगे अभी आप। शरीर संवर्धनात्मक आसन, संवर्धन मतलब स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, जो हम स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, एक तो वो है। पहले टाइप्स देख लेंगे। दूसरा है ध्यानात्मक आसन, जिसमें हमारी जो स्पाइन है, गर्दन है, वो स्ट्रेट रहती है, वो ध्यानात्मक आसन है। जैसे ही मैं प्रार्थना करवाती हूँ, बोलती हूँ ना प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, वो ध्यानात्मक आसन है जिसमें हमारी स्पाइन एंड नेक सीधी है। विश्रामात्मक आसन, हम कहते हैं ना कि कोई भी आसन करवाओ उसके बाद रेस्ट जरूर करवाओ, शवासन में करवाओ, या फिर आप वो जो पेट के बल लेट के मकरासन होता है उसमें करवाओ, वो। तो 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में आपको आज ध्यान से ये पढ़ना है कि इस कैटेगरी में कौन से आसन आ रहे हैं। शरीर संवर्धनात्मक आसन, तो उसमें क्या होता है, शरीर को मोड़ना, खींचना, फैलाना, ये सब मुख्य है। तो इसमें इसका एम क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, हमारे जो स्नायु और मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, रक्त संचार, और हमारा डाइजेशन एक्टिवेट हो। तो इसमें जैसे आप अगर उष्ट्रासन कर रहे हैं, कैमल पोज, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर रहे हैं, त्रिकोणासन कर रहे हैं, भुजंगासन, कोबरा पोज कर रहे हैं, ट्राइंगल पोज है, बो पोज है, ये सब के सब जो पोज है ये शरीर संवर्धनात्मक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, 3 टाइप्स लिखेंगे, तीनों टाइप्स के नाम पता होने चाहिए आपको। ध्यानात्मक आसन, तो ये आसन विशेष रूप से किस लिए किए जाते हैं, ध्यान में बैठने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, माला घुमा रहे हो, उसमें मन को स्थिर करते हैं। ये लंबी अवधि तक बिना असुविधा के, बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठे रहने की क्षमता है। सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, सुखासन, ये सब ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में है। अब देखेंगे आप विश्रामात्मक आसन, रिलैक्सेशन वाले। तो इनका मुख्य कार्य शरीर और मन को गहरी विश्रांति देना है, डीप रिलैक्सेशन। तो ये थकान मिटाने का काम करेंगे, मानसिक शांति मिलेगी और नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, शवासन, बालासन, चाइल्ड पोज होता है ना, बालासन, बच्चा लेट जाता है, कैसे लेटता है, पेट के बल बच्चा सो जाता है, एक पाँव को साइड में थोड़ा सा कर्व कर लेता है, वो बालासन है। मकरासन आप जानते ही हैं, पेट के बल लेट के हथेली पे यूं रखते हुए, उस पे अपना चीक रखते हुए, दोनों जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ निकालते हुए। और योग निद्रा, आपको एक ऑडियो भेज देंगे, तो आप योग निद्रा की सभी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, अब है योगासन के सिद्धांत, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे। तो अभ्यास धीरे धीरे और नियमित रूप से करना है। ये नहीं कि आज मैंने 1 घंटे खूब सारे आसन कर लिए, दूसरे दिन मैंने कहा आज तो दर्द हो रहा है बॉडी में, कल बहुत ज्यादा कर लिया, आज ऐसा करते हैं मालिश कर लेते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। 3 दिन मैंने नहीं किया, चौथे दिन मैं फिर शुरू हुई, 15 मिनट किया,
अगले दिन मैंने फिर गैप ले लिया, आज तो संडे है, लेट उठेंगे। तो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है ये। कभी योग, कभी भोग, कभी नागा, बिल्कुल नहीं। रेगुलरिटी होनी चाहिए। भले आप 15 मिनट्स ही करो, बट रेगुलरली करो। तो नियमित रूप से करें, धीरे धीरे करें। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। मोड़ना, खींचना, जक नहीं लेना है, झटका नहीं आना चाहिए। खाली पेट करना है, भोजन के 3-4 घंटे बाद करना है। ब्रीदिंग का विशेष ध्यान रखना है। आसन करते समय कब श्वास लेनी है, कब छोड़नी है, कब होल्ड करनी है, कब नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, पूरा ध्यान रखना है। और हर आसन के बाद विश्राम जरूर लें। व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार आसन चुनें। एज देखें, फ्लेक्सिबिलिटी देखें, हेल्थ देखें, फिर आप पैकेज बनाएंगे अपने क्लाइंट्स का। ये नहीं कि कोई भी किसी भी एज का आया और सबको खड़ा करके और कुछ भी करवा रहे हैं। बच्चे आए तो अलग होगा, बुजुर्ग आए तो अलग होगा, महिलाओं का अलग होगा। महिलाओं में भी पूछेंगे उनको मेंसेस की या कोई और समस्या तो नहीं है गंभीर, विशेष ध्यान रखते हुए करेंगे पैकेज को रेडी। अब देखेंगे फिजिकल। तो आई थिंक ये आप पढ़ लेंगे। एक बार पहले भी हम इन चीज़ों पे डिस्कस कर चुके हैं ना, कुछ प्रिंसिपल्स देखे थे हमने। तो शारीरिक लाभ क्या होगा? अब आसन के लाभ अगर पूछ लें आपसे, क्या आसन करने से फायदा क्या, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, तो आप बताएंगे एक तो इससे शारीरिक लाभ होता है, फिजिकली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जॉइंट्स की, मसल्स की, सबकी। और हमारे सारे सिस्टम्स मजबूत होते हैं। देखिए, पाचन, डाइजेशन अच्छा होगा तो गट टू ब्रेन रिलेशन है हमारा। ब्रीदिंग अच्छी होगी, रक्त संचार मजबूत होगा, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट की फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम बार बार किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे। बॉडी के अंदर हमारी अच्छी सेल्स जब डेवलप होगी तो वो रोगों से लड़ेगी प्रॉपर। मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई बीपी, ये सब कंट्रोल होंगे। अब ये हमने पढ़े शारीरिक लाभ। अब देखेंगे मानसिक लाभ, मेंटल लेवल पे क्या काम करते हैं आसन। तो ये तो है नहीं हम जिम गए और हमने अपनी बॉडी में डोले शोले बना लिए, कुछ 6 पैक एब्स बना ली, वो सब नहीं है। इससे तनाव, चिंता और अवसाद में कमी आएगी। ब्रीदिंग के साथ करने से, तो हर आसन इसलिए ब्रीदिंग के साथ कहा जाता है। यहाँ तक कि सूक्ष्म व्यायाम में भी हम श्वास कैसे लेनी छोड़नी है वो भी बताते हैं। इसीलिए बताते हैं कि इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, फोकस बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, मेंटल बैलेंस बढ़ता है, इमोशनल बैलेंस। मुसीबत आई तो ये नहीं हाथ पांव कांपने लगे, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं क्या करें, या बहुत खुशी आई तो हम इतना मग्न हो गए कि सब कुछ छोड़ दिया, नहीं। बिल्कुल इमोशनल बैलेंस, किसी ने कुछ कह दिया तो हर्ट नहीं होना, ये कहलाती है भावनात्मक संतुलन। भावनाओं में संतुलन आना, ओवर रिएक्ट नहीं करना। आध्यात्मिक लाभ की बात करें तो सेल्फ रियलाइजेशन फील होगा, अंदर शांति बढ़ेगी। मैं कौन हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ, क्यों मैं स्त्री रूप में ही आई, मुझे भगवान ने पुरुष क्यों नहीं बनाया, क्यों मेरे भीतर भावनाएं इतनी ज्यादा है, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा शांत रहूं, स्वस्थ रहूं, आगे बढ़ूं। ये सब विचार जब आने लगे तो सोचिए हम आध्यात्मिक राह पे जा रहे हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मन में आवेग नहीं आएंगे, किसी के लिए आ रहा है तो बहुत क्रोध आ रहा है, किसी पे प्रेम आ रहा है तो अति आ रहा है, कि वो वैल्यू नहीं कर रहा तो भी हम पीछे दौड़ रहे हैं। जब वो सब बैलेंस होगा ना, फिर हम आध्यात्म की तरफ जाएंगे। कोई भी अगर कहे मैं तो बहुत आध्यात्मिक हूँ, तो आप ऐसे ही विश्वास मत कर लेना, दिखावे की दुनिया है। अपने पे फील करके देखना मेरे अंदर अध्यात्म कितना उतरा है। आंतरिक शांति आनी चाहिए, आत्म अनुभूति आनी चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं उस ईश्वर का अंश हूँ, तो मैं क्या करूं कि मैं उस तक पहुंचूं। जब ये भावनाएं आने लगे तब समझना अब मेरे आसन प्राणायाम करने का कुछ अच्छा फायदा मिल रहा है। तो साधना और ध्यान के लिए हमारा शरीर और मन दोनों तैयार होता है, आसन वो काम करता है। अब जब आसन अच्छे होने लगे, आसन में मन लगने लगे और ये सारे लाभ मिलने लगे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, अब आप प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम क्या है, क्या अर्थ है प्राणायाम का, ये देखिए। इसका संधि विच्छेद किया है, ब्रेक किया है। तो प्राण प्लस आयाम, आयाम यानी विस्तार होना,
या नियंत्रण होना, कंट्रोल होना। प्राण क्या है? जीवन ऊर्जा, श्वास, वायु भी कहते हैं इसे, लेकिन प्राण शब्द विशेष रूप से जीवन ऊर्जा को, लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जब श्वास प्रश्वास पे, इनहेल एक्सेल, इस पे कंट्रोल कर लिया तो प्राण शक्ति का विस्तार होगा, बढ़ेगी हमारी शक्ति। इसके 3 भाग होते हैं, पूरक यानी इनहेल, कुंभक यानी होल्ड, रेचक यानी एक्सेल। ये रेचन कहीं पे मिलेगा योग ग्रंथों में, बाकी आप यहाँ कै लिख लेना। आप जब नोट्स बनाओ ना तो रेचक क लिख लेना। पूरक, कुंभक, रेचक। कुंभक यानी घड़ा, मिट्टी का जो पॉट होता है, कुम्हार जिसे बनाता है, कुंभकार कहते हैं कुम्हार को। तो जब हम श्वास होल्ड करते हैं तो हमारा पेट फूला हुआ रहता है एकदम घड़े के शेप में, इसलिए इसका नाम कुंभक रखा है। पूरक मतलब भरना, तो मतलब अंदर भर लिया हमने, और रेचक मतलब छोड़ देना, एक्सेल कर देना। अब कुंभक के भी 2 प्रकार है, सहित और केवल। अब महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं प्राणायाम के बारे में? आप ये साधना पाद जो है अध्याय 2 का सूत्र 49, ये जब आप यूनिट 2 पढ़ेंगे ना तो ये डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे, मैम खुद पढ़ाएंगी। ये आप लर्न कर ही लेना, आपके सिलेबस में है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। जब आसन सिद्ध हो जाए, श्वास प्रश्वास की गति का संयम हो जाए, वो प्राणायाम कहलाता है। तो प्राणायाम का उद्देश्य क्या है? श्वास को नियंत्रित करना, प्राण की शक्ति का विस्तार करना, तो शरीर, मन और चेतना में संतुलन हो। जैसे कभी कभी मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, स्कूल कॉलेज के बच्चे रहते हैं तो ध्यान कहीं इधर उधर, तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई बॉडीली यहाँ हो, मन कहाँ गया है, कोई फेवरेट डिश बन रही है उसमें गया है, या कहीं खेल रहे हो, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, मैच आ रहा है तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं है। तो वो है कि शरीर, मन और चेतना तीनों संतुलित हो। मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी यहाँ बैठी है, मन कहीं दौड़ रहा है। जब पूरी तरह से एकाग्र हो जाए, संतुलन आ जाए, तो समझिए कि ये प्राणायाम आपका सही दिशा में जा रहा है। बाकी और यौगिक ग्रंथों में बहुत डीप है। पहला लक्षण होता है पसीना आना, स्वेद होना। तो अगर इस भरी सर्दी में भी आप प्राणायाम करते हैं और आपको यहाँ पसीना फील हो तो आप समझना सही हो रहा है। कंपन होना, जब हमारी स्पाइन में कुछ वाइब्रेशंस होने लगे, वो कंपन कहलाता है। तो ये अलग अलग लक्षण हैं। आप अभी तो केवल वो स्वेद पे, पसीने पे फोकस कीजिए कि वो आता है क्या। अब देखिए अभ्यास का मूल सिद्धांत क्या है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, करवा रहे हैं किसी को, तो उसका मूल सिद्धांत है श्वास को धीरे धीरे गहराई से यहाँ तक लेना, कहते हैं ना फुल यॉगिक ब्रीथ, एब्डोमेन में महसूस होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग डायफ्राम तक जाती है ब्रीथ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योगा टेक्स्ट हमारे एब्डोमेन तक जानी चाहिए, नाभि तक जानी चाहिए। वो फुल यॉगिक ब्रीथ है जब तीनों जगह फील हो, कॉलर बोन, चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब जितनी सहजता से लिया है उतनी ही सहजता से छोड़ना। अब कई लोग प्राणायाम करते हैं तो टोकना पड़ता है, कंधे हिल रहे हैं, मतलब ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तो शोल्डर अपने आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो बोलना पड़ता है भाई इनको स्टेबल रखो। तो ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि चेहरे पे तनाव आ जाए, मतलब बहुत जोर लगा के खींच रहे हैं, कोई बहुत ताकत वाला काम है नहीं। जितना इजीली अब आपको वहाँ करवाएंगे वाइवा में, बहुत सहज रहना, बिल्कुल रिलैक्स एकदम, क्योंकि वो तो एक नज़र में आपको भाप लेते हैं आप कितना प्रैक्टिस करके आए हो। उनके सामने कोई वो चीज़ें नहीं चलती है। अब अवेयरनेस रखनी है। मैंने बहुत एक छोटा सा उदाहरण दिया था, रानी पद्मिनी पानी पीती थी तो दिखता था। हमें बंद आंखों से दिखना चाहिए कि अब ये मेरी श्वास नॉस्ट्रल से होते हुए गई, ये मैंने होल्ड किया और अब मैंने एक्सेल किया। इतना फोकस हो गया तो थॉट्स आएगी नहीं। अभ्यास खाली पेट करना है, शांत वातावरण, ये नहीं कोई लाउड म्यूजिक चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, गंदगी है, नहीं, एकदम सब कुछ शुभ,
शुद्ध होना चाहिए। और इसमें भी वही सिद्धांत काम करता है, एक समय रखिए, एक स्थान रखिए, ठीक है। जबरदस्ती अधिक देर तक श्वास को रोक के अभ्यास नहीं करना है। बेस्ट तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, तभी करना चाहिए। अब प्राणायाम करने के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो ही सारे कनेक्ट आप देखिए, ऐसा कुछ अलग अलग रटने की चीजें नहीं है इसमें। एक कॉमन सेंस लेके चलिए कि योग काम कर रहा है तो वो फिजिकल लेवल पे भी करेगा, मेंटल भी करेगा, इमोशनली भी हमें बैलेंस करेगा, हमारे सोशल रिलेशन बैलेंस्ड होंगे। फिर ये चीजें नहीं रहेगी कि वो मेरे बेटे के बर्थडे पे नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं, उसने इतने का गिफ्ट दिया तो मुझे भी इतना ही देना है। फिर आप ये सांसारिक व्यापार छोड़ देंगे, बहुत नॉर्मली सबको इजीली सोशली डील करना सीख जाएंगे, और फिर आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। तो जब भी किसी चीज को आपको एक्सप्रेस करना हो ना, अभी आप जो रोज वीडियोस बनाएंगे, आपको सिंपली ये माइंड में रखना, कुछ रटना नहीं है। पहले फिजिकल बेनिफिट्स बता दो, फिर मेंटल बेनिफिट्स बता दो, इमोशनल बैलेंस आया ये बात कह दो, और फिर आध्यात्मिक उन्नति होगी ये बात कह दो। तो ये सब चीजें डील हो गई। देखिए, श्वसन तंत्र को शुद्ध और सशक्त बनाता है। प्राणायाम थोड़ा सा स्पेशली ब्रीदिंग पे काम हो रहा है ना, इसलिए, बाकी काम सब जगह करेगा। सबसे मेन एक लाइन याद रख लो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो होता है। प्राणायाम हम करते हैं तो भरपूर ऑक्सीजन मिलती है और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। तो उसमें जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो कहीं पे भी हमारे शरीर में कोई बॉन्डेज नहीं रहेगा, कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहेगा, सब ब्लॉक खुल जाएंगे, ऑक्सीजन सब जगह पहुंचेगी और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हाई बीपी, अस्थमा, एलर्जी, इन सब में ये हेल्पफुल है, ठीक करता है, क्योर करता है। मन को शांत करता है, तनाव और चिंता कम हो जाती है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। किसी को भूलने की समस्या हो, प्राणायाम करने से वो सही होगी। ठीक है, तो मैं ये मानूं आज ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। कहीं कोई समस्या है तो बोलिए, फिर कल हम बंद लेंगे। मैम प्राणायाम मतलब पूरा कपालभाति, अनुलोम विलोम सारा? बिल्कुल सब लेकिन आप सबको सब नहीं करवाएंगे। अब आपके ये भी सिलेबस में आएगा, अभी बताएंगे। इसके टाइप्स भी है ना, तो उन पे भी डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, हर ग्रंथ के अनुसार अलग अलग है। जैसे इसमें 8 है, हठयोग प्रदीपिका में, घिरण संगीता में भी 8 है, 6 कॉमन है, 2 अलग अलग हैं। लेकिन सबको सब नहीं करवाना है। अब प्राणायाम में क्या करवाना है, सबसे पहले नाड़ी शोधन करवाना है। नाड़ी शोधन क्या होता है, आप जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, वापस राइट से लेके लेफ्ट से एक्सेल करते हैं, ये सीक्वेंस में होता है। इसमें कुंभक नहीं आया। अभी मैंने क्या बताया, इनहेल किया, एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल। ये नाड़ियों का शोधन कर रहा है। कितनी नाड़ियां हैं हमारे शरीर में, बताइए सिम्मी जी? 72,000 है ना, 72,000। अब ये चीजें टिप पे होनी चाहिए। अब इतना नहीं सोचना है, इन पे थोड़ी चर्चा कीजिए, अपने आप से बोलिए, इनको लिख लिख के देखिए इन चीजों को। तो 72,000 नाड़ियां हैं, तो नाड़ी शोधन का मतलब है 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो गई, प्यूरिफाई हो गई, उनमें जो भी समस्या वो दूर हो गई। तो वो हमने किया अनुलोम विलोम। केवल अनुलोम विलोम क्या है, ऑपोजिट, इधर से लिया, इधर से निकाला, फिर जब होल्ड करने लगे उसको तो वो नाड़ी शोधन हो गया, तो नाड़ियों का शोधन हो गया। अब जैसे कोई आया आपके पास और उसको हाई बीपी की समस्या है, बॉडी में हीट बहुत है, आपको लगा इसका पित्त भी बढ़ा हुआ है, कुछ सिम्टम्स आपने स्टडी कर लिया आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आप उसको शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी प्राणायाम, ठंडक वाले करवाएंगे। कोई अस्थमा पेशेंट आ गया तो आप उसको ठंडक वाले नहीं करवाएंगे, नहीं तो कफ और बढ़ेगा। अब आप उसको सूर्य भेदन करवाएंगे कि तुम राइट नॉस्ट्रिल से ही लो और इधर से छोड़ो, फिर राइट से ही लो, इधर से छोड़ो, तो फिर उसकी बॉडी में कफ कम होगा। ठीक है, सूर्य भेदन मतलब सूर्य क्या करता है, ठंडक को कम करता है ना, तो वो काम करेगा। तो अभी आप इनिशियली खुद भी यही करेंगे, अनुलोम विलोम करके फिर नाड़ी शोधन पे आएंगे। 3 मंथ्स अगर कोई सिंसियरली नाड़ी शोधन कर ले
तो अपने आप काफ़ी बीमारियां तो ठीक हो ही जाएगी। फिर जो स्पेशलाइज्ड कुछ बचेगा उस पे आप स्टडी करेंगे कि अब क्या समस्या है इसको, वात पित्त कफ में से क्या बिगड़ा है, किस पे काम करना है। तो मैंने अभी जो एग्जांपल दिया ना, हाई बीपी है तो वो करवाएंगे, अगर किसी को अस्थमा है तो गर्म वाली चीज़ें वो वाले प्राणायाम करवाएंगे, तो वो आपको और डिटेल में बताएंगे। उस पे आप थोड़ा प्रैक्टिकली कहाँ से शुरू करेंगे, खुद पे एक्सपेरिमेंट करेंगे सारे, आप अपने आप को स्टडी करेंगे कि आपको क्या समस्या है, तो मैं क्या करूँ। तो डेली आप अपना 20 मिनट प्राणायाम के लिए निकालेंगे अगर, तो आपको फिर ये स्टडी भी अच्छी तरह समझ में आएगी और आपके पास कोई आएगा ट्रीटमेंट लेने, योगा क्लास करने, तो आप अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। अब कोई किसी को वो समस्या है लाइक मोटापा है, कफ ज्यादा है, तो भस्त्रिका करवा सकते हैं, लेकिन कुछ प्राणायाम इतने रिस्की होते हैं कि उनको नहीं करवाना है, हमको छोटे छोटे वाले ही, इजी वाले ही करवाने हैं। कोई भी भारी प्राणायाम नहीं करवाना है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं कई बार। ठीक है, चलिए अब आप ये सारा अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। आज जो पढ़ा है, समस्या है वो पूछेंगे, और वीडियो कौन सा भेजेंगे कल, आज जो भेजा है कल कोई और कंसेप्ट ले लेना। ठीक है पूजा जी, आपने दर्शन ले लिया था, तो अब आप आज सूर्य नमस्कार का पूरा कंसेप्ट ले लेंगे। ठीक है, एक एक दिन अपने आप चूज करते जाइए। अब ये तैयारी आप ही की है, आपको ही करनी है सबको अच्छी तरह से। चलिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Hari Om.